स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही स्पेशल पेपर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र, वह पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरीके से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को समझेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है, इसमें हम इसकी उत्पत्ति, विकास, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, इस सब को कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे फॉलो करते रहें ताकि हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को और इनरिच करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का एक समग्र अध्ययन है। उसी तरीके से जो समाजशास्त्र है वह मनुष्य के सामाजिक जीवन का समग्र अध्ययन है। तो मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे राजनीति की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से अंतर संबंधित हैं, उस अंतर संबंध में ही हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी राजनीतिक समाजशास्त्र को समझेंगे। अब राजनीतिक समाजशास्त्र की हम उत्पत्ति की बात करें और विकास की बात करें तो ये बहुत ही नया है, ये बहुत पुराना नहीं है। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यह पूरा चला जाता है आपके सुकरात और अरिस्तु, प्लेटो के काल से लेकर और आज तक। वहीं सोशियोलॉजी आपका बहुत पीछे चला जाता है, अगस्त कॉम्ट से लेकर और आज तक। तो ये दोनों सब्जेक्ट, इनकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन इन दोनों को अगर हम मिला दें तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यानी राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वह बहुत ही नया विषय है और इसमें उन विचारों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो राजनीति और समाज दोनों के अंतर संबंधों पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राजनीति से सरोकार रखता है राजनीतिक विज्ञान, समाज से सरोकार रखता है समाजशास्त्र, और दोनों का जो इंटर रिलेशन है उसी को हम पढ़ते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है कि इसका जो विषय क्षेत्र है वह सीमित है, यानी शुरू में इसने राज्य और सरकार तक के ही अध्ययन को सीमित रखा। जो राजनीति विज्ञान का आप जानते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित है, लेकिन राजनीति विज्ञान का ही जो आधुनिक दृष्टिकोण था उसने इसके अध्ययन दायरे को बढ़ाया। और जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न अप्रोच कहती है कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, यानी हमें दूसरे जो विषय हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नैतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों के साथ उसके परिप्रेक्ष्य में हमें राजनीति को समझना चाहिए। इसे कहा जाता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस के आधुनिक दृष्टिकोण की वजह से समाजशास्त्र के साथ इसके संबंध को अध्ययन किया गया, जिससे राजनीतिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। इतना क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम अगर इसके विकास की बात करेंगे तो राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यक्ति के वो सामाजिक पक्ष जिसका अध्ययन किया जो कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली महत्व रखता है, यानी व्यक्ति ऐसे कौन सी सोशल एक्टिविटीज करता है जो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम में इम्पोर्टेंस रखता हो। जैसे कि एक व्यक्ति का वोट देने का सामाजिक पक्ष जो है वह किस तरीके से अपने प्रतिनिधित्व को चुन के और दलीय राजनीति को प्रभावित करता है या उस क्षेत्र विशेष की राजनीति को प्रभावित करता है, इसे राजनीतिक समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाने लगा। तो इसकी उत्पत्ति को यदि आप देखेंगे कि किन विचारकों ने इसकी उत्पत्ति अपने विचारों से की, तो उसमें एलेक्सी डी टॉकविले, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्कहाइम, मैक्स वेबर, इन सब के जो सिद्धांत थे, इन्होंने अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन किया और इनके सिद्धांतों में हमें राजनीतिक समाजशास्त्र बहुत अच्छे से देखने को मिलता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में पहचान कब हुई, तो वह पहचान इसको मिली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको पहचान मिली। और खास तौर पे 1950 और 60 के दशक में जब व्यक्ति और व्यक्ति के सामूहिक व्यवहार पर जाति, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, वर्ग के प्रभाव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की खोज होने लगी और उस पे आधारित सामाजिक अनुसंधान होने लगे, तो इस तरीके से जो सिद्धांत निर्माण हुआ उसी से इसको महत्वपूर्ण पहचान मिली। इसे हम एक तरीके से सूक्ष्म दृष्टिकोण भी कह सकते हैं कि जब सूक्ष्म दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो इसकी जो उत्पत्ति है उसे व्यक्ति और व्यक्ति के सामूहिक व्यवहार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर की खोज में देखा जाने लगा। लेकिन हम वृहद दृष्टिकोण की बात करें जो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ, तो उसमें समाजशास्त्रियों ने बहुत सी क्रांतियों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। जैसे कि जो उस समय बहुत सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, आंदोलन जो हो रहे थे, क्रांतियां नहीं, इसमें आप आंदोलन समझिएगा, जो सामाजिक आंदोलन का एक दौर शुरू हुआ, हरित क्रांति के बाद एक दौर शुरू हुआ, और उसी में आप देखिए पर्यावरणीय आंदोलन शुरू हुआ, नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ। तो इस तरीके के जो आंदोलन थे, क्रांतियों की बजाय आप यहाँ आंदोलन समझिएगा, उनके कारण परिणाम और उसमें राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, इन सब का जब तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन होने लगा तो राजनीतिक समाजशास्त्र अपने आप में बहुत ही सशक्त रूप से पहचाना जाने लगा कि इसका हमें अध्ययन करना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी उत्पत्ति और विकास समझने के बाद अब हम चलते हैं इसके अर्थ और परिभाषा पर। तो देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र बहुत सिंपल है। इसमें जो व्यक्ति है उसके सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच होने वाली सामान्य अंतर क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, ये चीज बहुत बार रिपीट होगी कि यह और कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स के बीच में जो इंटर रिलेटिव जो रिलेशंस हैं, जो क्रियाएं हैं, उसी के एनालिसिस करने को ही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं। तो किस प्रकार से राजनीतिक कारक सामाजिक पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं और किस प्रकार से सामाजिक कारक राजनीतिक पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं, इसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषाएं आप देखेंगे तो बहुत से जो विचारक हैं पॉलिटिकल साइंस के और बहुत से सोशियोलॉजी के कॉमन विचारक हैं, तो इन दोनों ही विषयों के विचारकों ने इसकी परिभाषा करने का प्रयास किया है, जो फाइनली ये लोग सेम बात करते हैं अपनी परिभाषाओं में। आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो एक ही बात निकल के आएगी। उसमें आप देख लीजिए, डाउजे और ह्यूज के अनुसार परिभाषा है कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध मुख्य रूप से राजनीति और समाज में अंतर क्रिया का विश्लेषण करना है। देखिए, सेम बात जो ऊपर है उसी को डाउजे और ह्यूज भी रिपीट करते हैं, वो यही बात कहते हैं। लिपसेट कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के तथा सामाजिक संरचनाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी यही कह रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम है और सोशल स्ट्रक्चर्स हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में किस तरीके से इंटर रिलेशन पाया जाता है, उसी में इसको समझा जाएगा। फिर देखिए, पॉपिनो कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र में वृहद सामाजिक संरचना तथा समाज की राजनीतिक संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कुछ तो है जो इन दोनों के इंटर रिलेशंस जो हैं, खाली हमें उसी को देखना है। सार्टोरी कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र एक अंतःशास्त्रीय मिश्रण है जो कि सामाजिक राजनीतिक चरणों को अर्थात समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित निर्गमनों को राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित निर्गमनों से जोड़ने का प्रयास करता है। यद्यपि राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र को आपस में जोड़ने वाले एक पुल में से है,
फिर भी इसे राजनीति के समाजशास्त्र का पर्यायवाची नहीं समझा जाना चाहिए। देखिए, ये एक दूसरे को जोड़ने वाला पुल जरूर है, लेकिन इसे एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं समझना चाहिए। राजनीति का समाजशास्त्र एक अलग चीज है और राजनीतिक समाजशास्त्र अलग चीज है। तो सार्टोरी जो दलीय राजनीति और दलों का बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं दलों के अध्ययन के, ये इसके बारे में कहते हैं, क्योंकि दल जो है वो भी राजनीति और समाजशास्त्र इन दोनों के बीच की एक कॉमन चीज है जिसका अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। अन्य विद्वान है लेविस ए कॉजर। ये कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध सामाजिक कारकों तथा तत्कालीन समाज में शक्ति वितरण से है। इसका संबंध सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों से है जो शक्ति वितरण में परिवर्तन का सूचक है। देखिए, कॉजर इसको थोड़ा सा जो है वो इफेक्ट और पावर के जो एस्पेक्ट में समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा जो पावर का, शक्ति का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वह बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा अवयव है जो कि सोशल और पॉलिटिकल दोनों तरह के संघर्षों का मूल कारण क्या है? शक्ति का वितरण, पावर। हर कोई पावर के लिए ही पॉलिटिकल और राजनीतिक सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में इन्वॉल्व होता है, खाली पावर के चलते। तो पावर से कह रहा है कि शक्ति वितरण में परिवर्तन का सूचक है, यानी शक्ति के वितरण में जैसे परिवर्तन होने वाला कुछ भी होगा तो उसका अध्ययन करना पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से वह एक ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक ऐसा सिद्धांत बना सकते हैं जो कि राजनीतिक समाजशास्त्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत होगा। फिर देखिए, अन्य विद्वान है जेनोविच। वे कहते हैं कि व्यापकतर अर्थ में राजनीतिक समाजशास्त्र समाज के सभी संस्थागत पहलुओं की शक्ति के सामाजिक आधार से संबंधित है, यानी समाज के ऐसे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो इंस्टीट्यूशन जिस शक्ति से चलते हैं उनका सोशल बेस क्या है, उससे रिलेटेड ये है। इस परंपरा में राजनीतिक समाजशास्त्र स्तरीकरण के प्रति मानव तथा संगठित राजनीति में इसके परिणाम का अध्ययन करता है। ये समाजशास्त्र की टर्म्स है। स्तरीकरण मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कितने लेवल्स बने हुए हैं, उसमें ह्यूमन कैसे काम करता है, और पॉलिटिकल जो संगठित राजनीति है, यानी संगठित राजनीति में इन सब का क्या फर्क पड़ता है, क्या इसका परिणाम निकलता है, वो सब किसे देखना है? राजनीतिक समाजशास्त्र को देखना है। सारी परिभाषाओं का निचोड़ निकाला जाता है तो उसमें यह निष्कर्ष आएगा कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक और सामाजिक कारकों को समान महत्व देता है, इसको समान समझिएगा, तथा सामाजिक पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले तनाव और संघर्षों का कारण राजनीति की जड़ों में ढूंढने का प्रयास करता है, शक्ति संबंधों के वितरण और शक्ति विभाजन से संबंधित समीकरणों को समझने का प्रयास करता है। तो ये सब चीजें समाजशास्त्र की जो हैं, जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, वही राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषाओं का निष्कर्ष है। फिर हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति और समाजशास्त्र, तो इसको आप इस डायग्राम से समझिए। पहले इसमें आप देखिए कि एक ये है राजनीति विज्ञान और ये है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। इन दोनों सर्कल्स का ये जो कॉमन एरिया है, जो इंटरसेक्ट इसको एक दूसरे को कर रहे हैं, तो इन दोनों के कुछ कॉमन एरियाज हैं। ये कॉमन एरिया और कुछ नहीं बट ये ही है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यही है जो इन दोनों के बीच की अंतर क्रिया से संबंधित है। इन दोनों का जो कॉमन है, सामान्य इन दोनों के बीच में जो है, एक जैसा जो है, वही राजनीतिक समाजशास्त्र है। तो इसकी प्रकृति आप ये समझिए कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी भी नहीं है, बट
ये कुछ पॉलिटिकल साइंस है, कुछ ये सोशियोलॉजी है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा बिल्कुल अपने पिता के जैसा नहीं होता और बिल्कुल अपनी माता जैसा नहीं होता, वह उन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण होता है, उन दोनों के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो इसलिए वह बिल्कुल उनके जैसा सिमिलर नहीं होता। वैसा ही पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। उसका जो इन दोनों विषयों से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वह डिफरेंस भी इसकी प्रकृति को बताता है। तो आप इसकी प्रकृति को समझिए कि यह राजनीतिक व्यवस्थाओं और समाज के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस से राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा और सोशियोलॉजी से सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करेगा। तो यह इनके अंतर संबंधों पर आधारित रहेगा। इसी को राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाएगा। एक प्रमुख रूप से यह आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण है, यह आधुनिक है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा मॉडर्न है, तो इसमें अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल राजनीतिक दल पढ़ने हैं, मानव व्यवहार पढ़ना है, या आपको वोटिंग बिहेवियर पढ़ना है, मतदान व्यवहार पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, और जो भी डेटा है वो आप कैसे कलेक्ट करेंगे? आप सर्वे के थ्रू कलेक्ट करेंगे। तो सर्वेक्षण, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस करना, ये सब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां हैं। आपको उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, आपको उसके लिए प्रयोगशाला चाहिए, आपको उसके लिए लोग चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और तथ्यों को इकट्ठा करें और आपको उसका एनालिसिस करना है। तो इसको हम बोलेंगे मॉडर्न साइंटिफिक अध्ययन की पद्धतियां। ठीक है। फिर तीसरा इसकी है प्रकृति कि राजनीतिक समाजशास्त्र व्यक्ति के ऐसे राजनीतिक सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है जो विभिन्न प्रविधियों से आनुभविक अध्ययन करता है। यानी ऐसा अध्ययन करने का ये विज्ञान है जो कि उन्हीं चीजों का अध्ययन करता है जो अनुभव से हम देख सकें, जिसको हम प्रयोग में ला सकें। हवा में हवाई या आदर्श बातें ये नहीं करता, ये अनुभव वाली बातें करता है। तो इसमें जो एम्पिरिकल स्टडी होती है उसी के थ्रू इसमें अध्ययन किया जाता है और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसका नेचर है कि इसमें व्यवहारवादी अधिक प्रासंगिक और समस्याओं का समाधान करने की प्रकृति रखते हैं, कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत रेलेवेंट ये होना चाहिए, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका एक तरीके से नेचर होना चाहिए। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या करता है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी खाली बैठ के सिद्धांत निर्माण नहीं करता, वह समस्याओं का समाधान भी देने की प्रकृति रखता है। अगला है कि ये समाज के ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करता है जो कि राजनीति के अध्ययन को समृद्ध करता है। राजनीति विज्ञान के जितने भी स्टडी हो रहे हैं, जितने भी सिद्धांत निर्माण हो रहे हैं, उनको भी यह एक तरीके से इनरिच करता है। यह न तो पूर्णतः राजनीति विज्ञान है, न पूर्णतः समाजशास्त्र है। यह दोनों की एक उपव्यवस्था के रूप में काम करता है। ठीक है, ये दोनों की उपव्यवस्था है। ये आपको इस डायग्राम से इससे भी समझ में आ गया होगा कि ये ना तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल साइंस है, ना पूरी तरीके से सोशियोलॉजी है। उसके बाद हम जाएंगे राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझने के लिए। तो इसके क्षेत्र को समझने के लिए दो तरह के इसमें व्यूज हैं कि एक तो आप इसको संकुचित अर्थ में इसका क्षेत्र समझिए। तो ग्रीर और ऑर्लेंस कहते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राज्य की जो संरचना है, उसकी वैधता की प्रकृति है, दिशाएं, व्यक्ति की जो शक्ति पर एकाधिकार करने की प्रवृत्ति है, तथा राज्य के द्वारा इन सभी चीजों का प्रयोग करके इकाइयों की जो प्रकृति है एवं इनके राज्य के साथ जो विवाद है, उन सबको सम्मिलित इसमें किया जाता है। तो देखिए, आप इसमें मोर और लेस ये देखेंगे कि इसमें राज्य और शक्ति की ही बात की जा रही है। लेकिन जब हम व्यापक अर्थों में इसका क्षेत्र देखेंगे तो एंड्रयू एफर्ट कहते हैं कि इसमें केवल सरकार या राज्य का ही नहीं, अपितु इसमें सामाजिक संबंधों में शक्ति का वितरण,
कैसे हो रहा है, तथा सभी सामाजिक समूह है, हर तरह का सोशल ग्रुप, जैसे कि एक व्यक्ति सोशली कैसे कलेक्ट होता है, वह पॉलिटिकल पार्टी में कलेक्ट होता है, वह एनजीओ में कलेक्ट होता है, वह सिविल सोसाइटी में कलेक्ट होता है, वह अलग अलग तरह के सामाजिक समूह में जिसमें व्यक्ति एक्टिविटीज करता है, काम करता है, उन सभी समूहों से यह जुड़ा होता है। तो व्यापक रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र समाज के, व्यक्ति के हर तरह के सामूहिक रूप से जुड़ा हुआ दिखता है। फिर अगर आप इसके क्षेत्र को समझेंगे व्यापक रूप में, तो इसमें देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 पॉइंट्स में इसके क्षेत्र को समझाया गया है। इसका पहला क्षेत्र है राजनीतिक संरचनाएं, जिसमें सोशल क्लासेस, जितने भी सामाजिक वर्ग हैं उनको पढ़ा जाता है। जाति, इलीट क्लास, राजनीतिक दल, हित समूह, नौकरशाही आदि सभी चीजें इसमें शामिल होती। उसके बाद देखा जाता है राजनीतिक प्रकारे, प्रकारे मतलब फंक्शंस। तो राजनीतिक प्रकारे कौन कौन से हैं जो कि समाज से जुड़े हैं, उनमें है देखिए मेन राजनीतिक समाजीकरण, कि एक व्यक्ति राजनीति कैसे सीखता है और कैसे उसको राजनीतिक जो क्रिया विधि है वह कहाँ से सीखता है, राजनीति में सहभागिता करना कैसे उसको आता है, कैसे उसका विकास होता है, एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति कैसे बनता है। फिर है राजनीतिक सहभागिता, यानी वह पार्टिसिपेशन करता है, उसके बारे में भी राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ता है कि उसकी जो सहभागिता है वो किस किस तरीके से होती है। फिर है हित समूहीकरण, यानी वह कैसे जितने भी इंटरेस्ट हैं, ग्रुप के इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे लोग एक जगह जब कलेक्ट हो जाते हैं तो वो किस हित को कंप्लीट करने के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं, वह भी इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर उसको एकीकृत किया जाता है और उसकी मांग उठाई जाती है अपने प्रतिनिधित्व वाले जो भी आपका सदन है उसमें। तो जहां कानून बनते हैं वहां तक उन बातों को उठाना। तो और इस तरीके की जितने भी फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल फंक्शनरी जो है वह भी समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र है। फिर है राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक संरक्षण, मतदान व्यवहार, इन सब की चीजें आती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर किसी देश में चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, किस प्रकार से वहां राजनीतिक जीवन जिया जाता है वह इसमें देखा जाता है। लोग क्या देखकर मतदान करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है मतदान को लेकर, अपने प्रतिनिधियों को लेकर, और राजनीतिक नेताओं का कैसा व्यवहार है, अपने जहां से वो चुने हैं अपने वोटर्स को लेकर उनका क्या व्यवहार है, वह सब राजनीतिक जीवन में राजनीतिक समाजशास्त्र कवर करता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक नेतृत्व। इसमें जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक संस्कृति, शक्ति, सत्ता की संरचना आदि, राजनीतिक विकास की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण और समाजीकरण के साथ इसके संबंध, ये सब राजनीतिक नेतृत्व में राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में शामिल होता है। तो देखिए ये सब है राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र। जब भी आपको क्षेत्र पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इन्हीं चारों पॉइंट्स के ये जो सब पॉइंट्स हैं इनको आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो ये चारों पॉइंट्स के आपको 2-2 पेज आराम से लिखे जाएंगे। आपके क्षेत्र के क्वेश्चन का 8 पेज आराम से आप लिख पाएंगे। तो राजनीतिक समाजशास्त्र का आई होप कि आपको अर्थ समझ में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे उसका हुआ और धीरे धीरे कैसे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के आपस के जो कॉमन पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कॉमन मुद्दे हैं, उन कॉमन मुद्दों को लेके जब अध्ययन किया जाने लगा तो राजनीतिक समाजशास्त्र कैसे धीरे धीरे अपने आप में महत्वपूर्ण होकर एक विषय और एक सब्जेक्ट के रूप में, एक पेपर के रूप में पढ़ा जाने लगा और इसको विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस में इसको शामिल किया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजनीति और समाजशास्त्र दोनों को कवर करता है और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्षेत्र के लिए इसका बहुत महत्व है।
उसके बाद आपने इसकी प्रकृति देखी, क्षेत्र देखा, और इसका क्षेत्र समझने के बाद आई होप कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर देंगे। अगर इस लेक्चर को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। और आप सभी इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के इन लेक्चर्स को फॉलो करते जाइए। हम सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।